औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, खुदाया आरज़ू मेरी यही है कि मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज का हमारा इंतहाई अहम टॉपिक जो कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 और फैमिली कोड एक्ट 1964 और इसी तरह मुस्लिम फैमिली लॉज 1961 के जेरे असर रूल्स उनके मुतालिक है। और आज हम जिस चीज को अपने टॉपिक में कवर करेंगे वो है तलाक। तलाक इंतहाई अहम कंसेप्ट ना सिर्फ शरिया का है बल्कि कानून का भी एक अहम कंसेप्ट है। 1961 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 से पहले तलाक का ये तरीकाकार नहीं था। मर्द सिर्फ ज़बानी तलाक देता था, लेकिन 1961 का ये ऑर्डिनेंस मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस की दफा 7 ये कहती है कि तलाक मर्द अपनी बीवी को किस तरह देगा और उसके बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। और अगर वो बामुताबिक दफा 7 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की खिलाफ वर्जी करता है और उस प्रोसीजर के मुताबिक तलाक नहीं देता जो कि दफा 7 में दर्ज है, तो फिर शौहर को ये एक जुर्म होगा उसके लिए और शौहर को इसकी सजा भी दी जा सकती है। तो आइए आज देखते हैं कि तलाक का क्या तरीकाकार है जो कि दफा 7 का मुस्लिम आइली कवानीन का मजरिया 1961 की दफा 7 बयान करती है। तो दफा 7 की हेडिंग यही तलाक की है। Any man who wishes to divorce his wife shall as soon as may be after the pronouncement of talaq in any form whatsoever। चाहे मर्द अगर ये ख्वाहिश करता है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, चाहे वो रिटर्न दे या वो जबानी दे, तो फिर वो उसको क्या करना चाहिए? तो he shall give the chairman notice in writing of his having done so। इससे मुतल्लिक जो उसने तलाक दी है, चाहे वो तहरीरी है या वो जबानी है, लेकिन इससे मुतल्लिक दफा 7 के तहत वो चेयरमैन मुतल्लिका चेयरमैन जहां पर वो निकाह दर्ज रजिस्टर्ड है उस यूनियन काउंसिल या उस वार्ड या उस मोहल्ले की यूनियन काउंसिल या टाउन काउंसिल जिसका एक चेयरमैन होता है जो कि फैमिली मामलात में एज ए सालसी काउंसिल काम करता है, उसको मर्द ये नोटिस भेजेगा और ये कहेगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। उस नोटिस देने का मकसद ये है कि फिर सालसी काउंसिल दोनों के औरत बीवी जो होती है उसका भी कोई गार्डियन या नुमाइंदा बुला लेता है चेयरमैन एज ए सालसी काउंसिल, और इसी तरह मर्द जो शौहर है उसकी तरफ से या कोई एजेंट पेश हो सकता है, वो खुद पेश हो सकता है या दीगर उससे अपॉइंट शुदा उसका कोई नेचुरल गार्डियन आ सकता है, बाप आ सकता है। तो इस तरह उन दोनों के दरमियान 90 डेज से पहले उन दोनों के दरमियान रिकॉन्सिलिएशन मसालियत की कोशिश की जाएगी। ये सालसी काउंसिल बतौर मसालती काउंसिल काम करती है जिसको हेड चेयरमैन यूनियन काउंसिल करता है, और इसी तरह एक शौहर का नुमाइंदा होता है, एक बीवी का नुमाइंदा होता है, और उन दोनों के दरमियान कोशिश की जाती है कि सुलह हो जाए। ये दफा 7 की सब क्लास 1 पढ़ी। अब हम देखते हैं सब क्लास 2 क्या है। Whoever contravenes the provision of subsection 1, जो ऊपर subsection 1 अभी बयान हुआ है, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both which may extend to 5,000 रुपीज या दोनों। अगर जैसा कि सब सेक्शन 1 में बयान हुआ है कि अगर शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है और उस तलाक का नोटिस जेरे दफा 7
जो कि उस पर मैंडेटरी है कि उसका नोटिस वो मुतलका यूनियन काउंसिल जहां पर वो निकाह दर्ज रजिस्टर्ड है उसको उसका नोटिस भेजेगा, ताकि चेयरमैन यूनियन काउंसिल बतौर सालसी काउंसिल दोनों फ्री कैन को नोटिस करेगा। नोटिस करने के बाद दोनों पार्टीज के दरमियान सुलह करने की कोशिश की जाएगी, जिसको मसालियत कहते हैं, जिसको रिकॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग कहते हैं, और 90 डेज से पहले पहले दोनों के दरमियान सुलह हो सकती है। अगर मर्द ऐसा नहीं करता तो उसे सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है अगर वो नोटिस तलाक का नहीं भेजता। तो अब हम देखते हैं कि आगे सब क्लास 3 है कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5 a talaq unless revoked earlier expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। इस क्लास में ये बताया गया है कि सेव एज प्रोवाइडेड, जैसा कि इसी की सब क्लास 5 में बताया गया है, या फिर अगर तलाक जो है एक्सप्रेसली वाज़े तौर पर या इम्प्लाइडली दोनों फ्री कैन अपनी मर्जी से 90 डेज से पहले पहले, क्योंकि 90 डेज जैसे ही गुजरते हैं, जिस दिन शौहर अपनी बीवी को तलाक देने के बाद नोटिस यूनियन काउंसिल में भेजता है उस तलाक का, उस नोटिस भेजने की 90 डेज के अंदर अंदर अगर दोनों के दरमियान रिजन का कानून इस्लामिक भी है और लॉ भी परमिसिबल करता है कि दोनों के दरमियान दोबारा रजू हो सकता है, लेकिन वो रजू बिफोर द 90 डेज होना जरूरी है। अगर 90 डेज गुजर गए नोटिस दिए हुए और उसके बाद तलाक जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी। इसी तरह चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो कि बतौर सालसी काउंसिल के चेयरमैन होता है, जिसको तलाक का नोटिस भेजा जाता है, वो दोनों के दरमियान पहले तो सुलह की कोशिश करता है। अगर सुलह नहीं होती तो फिर वो 90 डेज के गुजरने के बाद तलाक के मुअस्सर होने का एक सर्टिफिकेट इशू करता है, और उस सर्टिफिकेट इशू जब वो हो जाए कि तलाक मुअस्सर हो गई है, तो फिर दोनों के दरमियान चाहे एक्सप्रेसली और चाहे इम्प्लाइडली या किसी भी रिस्पेक्टेबल या रिलेशनशिप या किसी दीगर रिश्तेदारान की इंटरवेंशन से भी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि रिकॉन्सिलिएशन 90 डेज से पहले पहले होना जरूरी है। उसके बाद अब हम इसकी सब सेकंड क्लास पढ़ते हैं, जो कि सब क्लास 4 है। Within 30 days of the receipt of notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties। जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह मर्द तलाक का नोटिस भेजेगा उस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, तो फौरन जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल होता है एज चेयरमैन सालसी काउंसिल उसी वक्त एक मसालती काउंसिल बनाएगा, जिसको हेड वो खुद चेयरमैन यूनियन काउंसिल बतौर मसालती काउंसिल के चेयरमैन के हेड करता है, जिसमें एक नुमाइंदा शौहर की तरफ से होता है और एक नुमाइंदा बीवी की तरफ से होता है। इसी तरह एंड द आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये जो सालसी काउंसिल होगी, shall take all steps necessary to bring the about such reconciliation, और ये जो सालसी काउंसिल होगी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि दोनों फ्री कैन के दरमियान सुलह हो जाए और तलाक इफेक्टिव ना हो। अगर सुलह नहीं होगी तो जैसे ही 90 डेज गुजरेंगे, चेयरमैन सालसी काउंसिल तलाक के मौसर होने का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। उसके बाद इसका हम आखिरी सब क्लास पढ़ रहे हैं, जो कि सब क्लास 5 है, बल्कि सेकंड लास्ट है 5। इफ द वाइफ बी प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ तलाक इज प्रोनाउंस्ड, जैसे ही शौहर अपनी बीवी को तलाक देता है उस वक्त अगर बीवी हामला है, उसके पेट में बच्चा है, तो फिर तलाक शैल नॉट बी इफेक्टिव, तलाक इफेक्टिव नहीं होगी until the period mentioned in subsection 3, subsection 3 में जो कि 90 डेज का पीरियड गुजरा हुआ है, उस वक्त तक तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। और या द प्रेगनेंसी विच बी लेटर एंड्स, जाके बच्चे की पैदाइश के बाद जब प्रेगनेंसी खत्म होगी
اس کے بعد پھر جا کر وہ طلاق افیکٹو ہوگی. ادروائز اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے بھی دیتا ہے اور اس کا نوٹس زیر دفعہ 7 چیئرمین یونین کونسل کو بھی بھیج دیتا ہے، لیکن اگر بیوی حاملہ ہو، اگر بیوی پریگننٹ ہو تو وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی جب تک کہ پریگننسی کے بعد بچے کی ڈلیوری ہو. بچہ جب بارن ہو جائے گا، پیدا ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ طلاق افیکٹو ہوگی، ادروائز طلاق افیکٹو نہیں ہوگی. تو اب ہم آخری اس کی کلاس پڑھ رہے ہیں. Nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by طلاق effective under this section. اس سیکشن کے تحت اگر کسی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، اگر وہ مؤثر بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اس بیوی کو جس کو طلاق ہوئی ہے دوسری شادی کرنے کے بارے میں نہیں روکتا under this section from remarrying the same husband، اور اسی مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے وہ جس سے وہ پہلے طلاق لے چکی ہے. یہ پروویژن 1961 میں ڈالی گئی، جبکہ مسلم آئلی قوانین کے مجریہ 1961 کے ایشو ہونے سے پہلے، اس قانون بننے سے پہلے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ یہاں جو سچویشن بیان ہوئی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے حلالے کا کنسیپٹ تھا کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور وہ مؤثر ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ ان کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی تھی. 1961 سے پہلے یہ قانون تھا، لیکن اب انہوں نے اس حلالے کے کنسیپٹ کو ختم کر دیا ہے اور بیوی کو اجازت دے دی ہے کہ وہ دوبارہ اسی مرد سے شادی کر سکتی ہے. جبکہ 1961 سے پہلے اگر بیوی کو طلاق ہوتی تھی اپنے شوہر سے تو پھر اگر وہ دوبارہ اسی اپنے شوہر سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی تھی تو پھر اسے ایک دوسرے مرد سے شادی کرنا پڑتی تھی، اور جب تک کنزیومیشن نہ ہو ان دونوں نئے شادی شدہ میاں بیوی کے درمیان، اور اگر اس کی حلالہ جس کے ساتھ کیا اس شوہر کی ڈیتھ ہو جائے اور اگر وہ طلاق دے دے تو پھر جا کر وہی بیوی اپنے پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی تھی، بصورت دیگر شادی نہیں کر سکتی تھی. لیکن 1961 میں جب یہ آرڈیننس آیا، دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 آیا، تو اس میں انہوں نے حلالے کے کنسیپٹ کو ختم کر دیا، اور جس کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں اس کی لاسٹ کلاس میں، جو کہ سیکشن 7 کی سب کلاس 6 ہے، کہ nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effecting under this section from remarrying with the same husband. جو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ وہی بات ہے کہ اب اس کو اسی مرد سے شادی کرنے کی اجازت ہے. 1961 سے پہلے ایسا کوئی قانون نہیں تھا. جب تک کہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے، حلالہ کرے، اور پھر اس سے طلاق لے کر پہلے والے شوہر سے شادی کر سکتی تھی، ادروائز نہیں. تو اس کی لاسٹ لائن ہے unless such termination is for the third time so effective، کہ وہ تیسری دفعہ ایسا ہوا ہو، 3 دفعہ سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی. تو اس کے ساتھ ہی کہ آج کا جو لیکچر تھا وہ طلاق کے بارے میں تھا، جس کو مسلم اہلی قوانین مجریہ 1961 کی دفعہ 7 ڈیل کر رہی ہے، کہ اس کو آج ہم نے دیکھا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. اگر وہ طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا تو پھر مرد کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اگر ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے اور اس کو ایفیکٹو ہونے کے بعد وہ اسی مرد سے دوبارہ شادی بھی کر سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر فیملی لاز پر ختم ہوا. اللہ